नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन रतिराम में। मैं रतिराम एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और नया वीडियो लेकर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। हाँ, इससे पहले हम लोग कंप्यूटर के फंडामेंटल्स को क्लियर कर चुके थे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ चुके थे, कंप्यूटर के वर्गीकरण को काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने जाना और आशा करता हूँ आप अभी तक उन वीडियोज़ को लगातार देख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को कंप्यूटर फंडामेंटल्स में पढ़ाते वक्त लास्ट में बताया था सीपीयू, इनपुट डिवाइस और दोस्तों आउटपुट डिवाइस के बारे में। 1, 2 और 3 चीजें मैंने आपको बताई थी, जिसमें एक बताया था मैंने आपको एएलयू, एक एमयू, एक सीयू। इनपुट और आउटपुट डिवाइस हम इसके बाद पढ़ेंगे। इससे पहले हम एएलयू देख चुके हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कहने का मतलब कंप्यूटर के सारे गणना करने का काम कौन करता है दोस्तों? एएलयू करता है। इसके बारे में केवल इतना ही हम लोगों को पढ़ना होता है। एक होता है सीयू, कंट्रोल यूनिट, कि किस तरीके से चीजों को कंट्रोल करता है। सीयू के बारे में और हम आगे डिटेल्स में जब ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम लोग पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम आगे और अच्छे से जानेंगे। दोस्तों, आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं मुख्य रूप से वो है एमयू, क्योंकि कंप्यूटर में लगभग सारी चीजें इसी पे आके स्थिर ठहर जाती है, क्योंकि इसके बिना कंप्यूटर की संभावना भी मुश्किल है। क्योंकि कंट्रोल करना हालांकि बहुत अच्छा काम है, प्रोसेस करना भी हमारे लिए जरूरी है। इनपुट डिवाइस के बिना कोई काम नहीं होता, आउटपुट डिवाइस के बिना भी कोई काम नहीं होता। उसी तरीके से मेमोरी यूनिट के बिना भी कंप्यूटर में किसी प्रकार का कोई कार्य संभव नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि कितने तरीके की मेमोरीज होती हैं, क्या क्या कंप्यूटर में मेमोरी होती हैं, क्या क्या काम करती हैं, इनके कौन कौन से पार्ट होते हैं, इन चीजों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो देख लेते हैं मेमोरी होती क्या है। किसी भी निर्देश, डाटा या परिणाम, आप लोगों को मैं लगभग पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हिंदी में आप लोगों को कंप्यूटर पढ़ाया जाए, क्योंकि जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी है उनके लिए कंप्यूटर अपने आप में एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है दोस्तों। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को कंप्यूटर हिंदी में पढ़ाया जाए। फिर भी कुछ ऐसे वर्ड्स जो बीच में इंग्लिश टाइप के आते हैं, उनके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि कंप्यूटर में उनका हिंदी में कोई मीन नहीं होता दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। किसी भी निर्देश, डाटा, परिणाम को स्टोर करना क्या है दोस्तों? मेमोरी। क्या है दोस्तों? मेमोरी आप लोग जब सुनते हैं तो आपको मेमोरी नाम से एक याददाश्त, ये वर्ड भी आपके दिमाग में आ जाता है। तो मेमोरी को ही दूसरे रूप में हम याददाश्त के रूप में याद रख सकते हैं। जिस तरह एक इंसान की याददाश्त होती है, उसी तरह कंप्यूटर की भी याददाश्त होती है। जिस तरह कुछ चीजें मनुष्य के दिमाग में अस्थायी रूप से टिकती है और कुछ समय बाद वापस से चली जाती है, उसी तरह कंप्यूटर में भी कुछ चीजें स्थायी रूप से और कुछ चीजें स्थायी रूप से, यानी कि कुछ वॉलेटाइल और कुछ नॉन वॉलेटाइल श्रेणी की चीजें होती हैं। उन चीजों को हम आज इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो आपने देखा मेमोरी क्या होती है। किसी भी निर्देश, डाटा, परिणाम को स्टोर करना ही क्या है दोस्तों? मेमोरी कहलाता है। मेमोरी किसी भी निर्देश, डाटा, परिणाम को स्टोर करना ही क्या है दोस्तों? मेमोरी कहलाता है। तो आप बात कर लेते हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी के कितने पार्ट होते हैं दोस्तों? मुख्य रूप से मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं। मुख्य रूप से कंप्यूटर की मेमोरी को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आपके बांटा गया है प्राइमरी मेमोरी, सॉरी हिंदी में लिख देते हैं, प्राथमिक, और एक है आप लोगों की द्वितीयक। इसको हम इंटरनल भी बोलते हैं और इसको हम एक्सटर्नल भी बोलते हैं।
ठीक है दोस्तों। तो प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, ये दोनों के दो दो नाम हो गए। इन दोनों में अगर मैं प्राइमरी मेमोरी में बात करूं तो एक तो इसमें आती है रैम और एक इसमें आती है रोम दोस्तों। इसके अंदर द्वितीयक मेमोरी में हार्ड डिस्क, एक फ्लॉपी, एक सीडी, एक आप लोगों की डीवीडी, इस तरीके से एक मैग्नेटिक डिस्क, इस तरीके से अलग अलग चीजें एक्सटर्नल में और प्राथमिक में। अब सबसे पहले फंडा समझ लेते हैं कि एक्सटर्नल मेमोरी का और द्वितीयक मेमोरी का फंडा है क्या है दोस्तों। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कुछ ऐसी मेमोरी होती है जिनको कंप्यूटर स्टार्ट करते ही आवश्यकता पड़ती है। कहने का मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए ही एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हमारी मदद करता है, वो हमारे प्राइमरी मेमोरी में स्टार्ट होता है। तो कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं जिनकी आवश्यकता हमें मुख्य रूप से कंप्यूटर में पड़नी होती है, उनके बिना कंप्यूटर को प्रारंभ करना संभव नहीं है दोस्तों। एक बार तो आप सेकेंडरी मेमोरी, फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी, मैग्नेटिक, अगर इनमें से कोई उपयोग नहीं करोगे तो बस ये हो सकता है कि आप कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के अन्य डाटा को स्टोर नहीं कर पाओ, जैसे कोई आपकी वीडियो है, इमेज है, फाइल है या और कोई डाटा है, वो स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके में प्राइमरी मेमोरी नहीं है, खास करके रोम यदि आपके कंप्यूटर में नहीं है, तो आप कंप्यूटर को स्टार्ट ही नहीं कर सकते दोस्तों। क्योंकि जो रोम होती है वो कंप्यूटर की बिल्कुल फर्स्ट मेमोरी के रूप में काम में ली जाती है और कंप्यूटर का जो स्टार्टिंग प्रोग्राम है वो रोम के अंदर पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड होता है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान कर ले दोस्तों। अब अगर हम मेमोरी की बात ही करने वाले हैं तो आज हम रैम पढ़ेंगे पूरी डिटेल वाइज और रोम पढ़ेंगे दोस्तों। तो मैं यहाँ से द्वितीयक मेमोरी को यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम बिल्कुल प्राइमरी मेमोरी को अच्छे से जानेंगे और समझेंगे प्राइमरी मेमोरी होती क्या है दोस्तों। अब चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेमोरी के बारे में। ये मेमोरी का घटक बना कहां से? तो अगर मैं मेमोरी के सबसे छोटे घटक की बात करूं दोस्तों, अगर मेमोरी का सबसे छोटा घटक तो ये होता है दोस्तों बिट। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेमोरी का सबसे छोटा घटक क्या होता है दोस्तों, तो मेमोरी का सबसे छोटा घटक होता है बिट। क्या होता है दोस्तों? बिट होता है। ये बिट क्या होता है? बिट होता है एक बाइनरी नंबर। मैं आपको पहले भी बता चुका था बाइनरी नंबर होता है जो केवल 0 और 1 की फॉर्म में चलता है दोस्तों। कहने का मतलब सबसे छोटी इकाई बिट होती है और बिट की किन भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं? बिट एक बाइनरी नंबर होता है, बाइनरी नंबर केवल 0 और 1 में चलता है। अगर मैं यहाँ पे 1 भी लिखूं या 5 लिखूं तो 5 को हम सिर्फ हमारी भाषा में 5 बोल सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर इसको अपने हिसाब से अपने कोड में तोड़ लेता है दोस्तों। वो कोई भी कोड हो सकता है, किसी भी तरीके का कोड हो सकता है, लेकिन तोड़ेगा उसको केवल 0 और 1 की फॉर्म में। ये मैंने आपको केवल 4 एग्जांपल बताया है। तो आप इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे क्या करते हैं, जब हम आगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद, लैंग्वेज के बाद पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्जन, तब हम जानेंगे कि किस तरीके से बाइनरी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट किया जाता है दोस्तों। तो बाइनरी नंबर सिस्टम अभी तो आपको इतना ध्यान रखना है 0 और 1 की फॉर्म में होता है। सबसे छोटा घटक जो मेमोरी का होता है वो बिट होती है दोस्तों। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो सबसे छोटी मेमोरी बिट, और बिट को भी अगर हम 8 बिट अगर मिला दें, 8 बिट अगर मिला दें तो इसमें बनती है 1 बाइट। 1 बाइट्स दोस्तों। 8 बिट को मिलाकर क्या बनती है? 1 बाइट। आप लोगों को ये डाटा ऐसे कैसे ही याद रखना है क्योंकि कंप्यूटर में पूछ लिया जाता है 1 MB इक्वल टू क्या होता है, KB इक्वल टू क्या होता है, टेराबाइट इक्वल टू क्या होता है, गीगाबाइट इक्वल टू क्या होता है। इस तरीके से ये नंबर सिस्टम आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों। अगर 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है दोस्तों। अगर मैं 1000 बाइट, 1024, लगभग 1000 भी आपको कहीं मिल सकता है। 1024 अगर बाइट कर दूं, 1024 अगर बाइट कर दूं तो ये होता है 1 KB। केबी का मतलब यहां पे है किलो बाइट। क्या है दोस्तों? किलो बाइट। ऐसे ही अगर मैं 1024 केबी कर दूं, केबी का मतलब किलो बाइट आप लोगों को यहां याद रखना है, तो इसका मतलब होता है 1 MB। 1 MB का मतलब होता है मेगाबाइट। ठीक है दोस्तों। अगर मैं यहां पे 1024 MB कर दूं तो ये डाटा आपको पूरा ऐसे कैसे याद रखना। अगर 1024 MB अगर मैं कर देता हूं तो इसका मतलब होता है 1 GB। इसका मतलब होता है गीगाबाइट।
अब ये हिंदी फॉर्म में याद नहीं रखने के लिए होता है, आप चाहे तो इसको गीगाबाइट हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन याद तो आपको गीगाबाइट इसको रखना पड़ेगा दोस्तों। आप बाइट को ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ हिंदी में आपको बाइट भी लिखा हुआ मिल सकता है और ये हिंदी में आपको बिट लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हुई एमबी। एमबी कितनी होती है? जीबी। अब आप लोगों से वो कन्वर्जन इस तरीके से पूछ सकता है कि 1 GB इक्वल टू 1 MB पूछे ना पूछे, 1 GB इक्वल टू हाई मैनी केबी पूछ सकता है। यानी कि केबी कितनी होती है, तो जब 1 GB में कितनी एमबी होती है? 1024 MB। तो दोस्तों 1024 MB में कितनी केबी आएंगी? क्योंकि 1 MB इक्वल टू 1024, तो इसको भी हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो इस तरीके से आपकी केबीज निकल के आ जाएगी। आप इनका कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए दोस्तों। इसी तरीके से मैं अगर 1024 GB यहाँ पे कर देता हूं, तो इसका मतलब होता है 1 TB, इसका मतलब होता है टेराबाइट। ये चार्ट आप लोगों को ऐसे कैसे याद रखना है, और आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूं ये चार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे बात कर लेते हैं हमारी रैम और रोम के बारे में दोस्तों। रैम और रोम, आप एक तो सबसे पहले इस बात को ध्यान रखें कि रैम और रोम हमारी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? जो कंप्यूटर में लगाना जरूरी भी होता है और ये पहले से ही लगी होती है। जब हमारा कंप्यूटर बना होता है या कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, तो मदरबोर्ड पे रोम तो वहीं फिक्स होती है और रैम के लिए एक स्लॉट आपको खाली दी जाती है, जिसमें आप रैम डाल सकते हैं, या फिर बाद में अपनी जरूरत के हिसाब से रैम की स्थिति को घटा और बढ़ा भी सकते हैं दोस्तों। ये तो बात हुई किसकी? रैम के बारे में दोस्तों। किसके बारे में बात हुई? रैम के बारे में। अब बात कर लेते हैं रैम के बारे में। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखनी है। रैम की फुल फॉर्म होती है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? रैम की फुल फॉर्म है। ये एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है दोस्तों। कैसी मेमोरी है? अस्थायी मेमोरी है। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको प्राइमरी मेमोरी पढ़ा रहा हूं तो अस्थायी मेमोरी इसके अंदर क्यों पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये अस्थायी मेमोरी की श्रेणी में आती है और इसको हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। अस्थायी मेमोरी है, इसको हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। जो ये फॉर्म में मिलती है तो आपको MB, 2 MB से लेके 256 MB, आजकल तो जीबीओ में भी आने लग गई, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, इस तरीके से फॉर्म में आपको कंप्यूटरों में मिलती है। आजकल तो आपके फोनों में भी 3-3, 4-4 GB तक की रैम आने लग गई है दोस्तों। तो ये तो बात हुई किसके बारे में? रैम के बारे में। रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म है। ये एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है, इसे हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। जब कंप्यूटर में किसी प्रकार का प्रोग्राम स्टार्ट होता है, कोई भी प्रोग्राम आप अगर कंप्यूटर में स्टार्ट करेंगे, तो जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, मेन मेमोरी, जहां पे कंप्यूटर का डाटा स्टोर होता है, वहां से डाटा किसके अंदर आ जाता है दोस्तों? रैम के अंदर आ जाता है। डाटा किस में आ जाता है? रैम में आ जाता है। अब आप जब उस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो उसका सारा डाटा कंप्यूटर किसके अंदर ले आता है? रैम के अंदर लेके आ जाता है। और रैम के अंदर लाने के बाद आपको जिस डाटा की उस कंप्यूटर, उस एप्लीकेशन से संबंधित या उस प्रोग्राम से संबंधित जिस डाटा की जरूरत होती है, वो जल्दी जल्दी रैम में से आप लोगों के लिए उपलब्ध कराता हुआ जाता है दोस्तों। तो ये किसका काम है? ये रैम का काम है। कहने का मतलब, जब आप किसी प्रकार के प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, चाहे वो एक MS वर्ड हो, चाहे एक एप्लीकेशन प्रोग्राम हो, चाहे एक यूटिलिटी प्रोग्राम हो, वो डाटा किसके अंदर आ जाता है दोस्तों? रैम के अंदर आ जाता है। लेकिन जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑफ होता है या लाइट चली जाती है, तो वो सारा का सारा डाटा किसके अंदर से मिट जाता है दोस्तों? रैम के अंदर से मिट जाता है और रैम एकदम खाली हो जाती है। जब आप वापस से कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं और कोई प्रोग्राम वापस से रन करते हैं, तो फिर से वापस से वही प्रोग्राम का डाटा रैम के अंदर आ जाता है। आप जब उसको काम में लेते हो तब तक वो उसके अंदर रहता है, और जैसे ही आपने उस प्रोग्राम को क्लोज किया, वो सारा का सारा डाटा रैम के अंदर से मिट जाएगा दोस्तों। किसके अंदर से मिट जाता है? रैम के अंदर से मिट जाता है। सारा का डाटा रैम के अंदर से इसलिए मिट जाता है क्योंकि एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये एक अस्थायी मेमोरी है, इसलिए इसको अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। और प्रोग्राम जब स्टार्ट होता है तो रैम उस डाटा को अपने अंदर ले लेता है और बाकी का डाटा बाद में डिलीट कर देता है दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं रैम की, तो रैम 3 प्रकार की होती है दोस्तों। कितने प्रकार की होती है रैम? रैम टोटल 3 प्रकार की होती है दोस्तों, जिनमें सबसे पहले इसको
तीन भागों में हमने डिवाइड किया, या तीन भागों में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले होती है डायनामिक रैम। ये डाटा मैं आपको वैसे पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप चाहे तो इसको लिख के भी रख सकते हैं, या पहले से ही मैं आपको बता चुका हूं। एक बेसिक कंप्यूटर की कोई भी आप किताब ले सकते हैं और उसमें पेज लगा के या बाहरी जगहों पे बाकी का डाटा जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ाने को यहाँ से मिल रहा है वो आराम से पढ़ सकते हैं दोस्तों। मैं ऐसा और एकदम फिक्स सिलेबस आप लोगों को पढ़ा रहा हूं जो बिल्कुल अच्छे से समझ में भी आएगा और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है आप लोगों के लिए। इसलिए आशा करता हूं वीडियोज को बीच में छोड़ के मत जाया करो, वीडियो को पूरा देखने की कोशिश किया करो। किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो हम तक उसे कमेंट के जरिए पहुंचाने की भी कोशिश किया करो दोस्तों। तो सबसे पहले एक आती है हमारी डायनामिक रैम, इसके बाद आती है हमारी सिंक्रोनस रैम दोस्तों। क्या आती है दोस्तों? सिंक्रोनस रैम आती है। इसके बाद आती है हमारी स्टैटिक रैम। ठीक है दोस्तों, तीनों रैमों के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात करते हैं डायनामिक रैम, गलत लिख दिया। डायनामिक रैम, सबसे पहले बात कर लेते हैं डायनामिक रैम के बारे में। ये कंप्यूटर की रैम की तीन पार्ट में आपको पढ़ा रहा हूं, डायनामिक रैम, सिंक्रोनस रैम और स्टैटिक रैम दोस्तों। ये जल्दी जल्दी रिफ्रेश होती है। कौन सी? अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे जल्दी रिफ्रेश होने वाली रैम, ये जल्दी जल्दी रिफ्रेश होती है। रिफ्रेश होने का मतलब है ये आवेश से रहित हो जाती है दोस्तों। क्या हो जाती है? विद्युत अवशेषी हो जाती है। कहने का मतलब जो इसके अंदर डाटा होता है उसको जल्दी जल्दी मिटा देती है। बार बार रिफ्रेश होती रहती है। इसके कारण इसकी स्पीड भी बहुत कम होती है और ये डाटा को ज्यादा समय तक स्टोर नहीं रख पाती। मैंने आपको बताया पहले ही, रैम एक अस्थायी मेमोरी है। प्रोग्राम को डाटा जब तक आप चलाओगे तब तक उसका डाटा रखती है, उसके बाद डाटा को वहां से मिटा देती है। तो उसके अंदर डायनामिक रैम क्या करती है? जल्दी जल्दी रिफ्रेश होती है और डाटा को बार बार मिटा देती है और इसकी गति भी उतनी ज्यादा नहीं होती है दोस्तों। ये चीजें आपको डायनामिक रैम के बारे में याद रखनी है। इसके बाद आ जाते हैं हम सिंक्रोनस रैम के ऊपर दोस्तों। ये इसके मुकाबले काफी तेज होती है दोस्तों। इसकी जो रिफ्रेश दर है वो सीपीयू का जो मीटर होता है, सीपीयू मीटर या सीपीयू घड़ी आप कहते हैं, सीपीयू घड़ी के साथ। अब आप सोच रहे होंगे सीपीयू घड़ी, सीपीयू के अंदर ऑटोमेटिक पहले से घड़ी लगी होती है जो रेगुलर बेस पे चलती रहती है हमेशा। चाहे आपका सीपीयू बंद रहे चाहे चालू रहे, उसको करंट प्रदान करने के लिए आपके सीपीयू के अंदर एक सेल लगा हुआ होता है मदरबोर्ड के ऊपर, वो आप उस घड़ी को रेगुलर चलाता रहता है दोस्तों। तो ये जो आपकी सिंक्रोनस रैम है ये क्या करती है कि सीपीयू की जो घड़ी होती है ना उसके साथ साथ रिफ्रेश होती है दोस्तों। कहने का मतलब घड़ी रिफ्रेश होने में थोड़ा टाइम लेती है, तो ये भी थोड़ा सा टाइम लेती है। किसके मुकाबले? डायनामिक रैम के मुकाबले। इसके कारण इसकी गति भी बहुत ज्यादा तेज होती है इसके मुकाबले। ठीक है दोस्तों, और इसकी गति हाथ साथ होने के साथ साथ ये क्या करती है? डाटा को ज्यादा देर तक स्टोर भी रख पाती है। क्या कर पाती है दोस्तों? डाटा को ज्यादा देर तक स्टोर रख पाती है और इसकी ट्रांसफर रेट भी ज्यादा होती है। ये जो आपकी डायनामिक रैम है दोस्तों, एक चीज और भूल गया, इसको हम डी रैम के नाम से भी जानते हैं। इसलिए आप इसको ये भी याद रखें कि डी रैम डायनामिक रैम को ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? डी रैम डायनामिक रैम को ही बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सिंक्रोनस रैम आपने पढ़ी, तेज होती है, डाटा की ट्रांसफर रेट ज्यादा होती है, डाटा को ज्यादा लंबे समय तक स्टोर रखती है और सीपीयू की घड़ी के साथ रिफ्रेश होती है। इसको आप नोट कर करके रख लेंगे जहां भी आप इसको लिख रहे होंगे दोस्तों। इसके बाद आ जाती है आपको स्टैटिक रैम, यानी कि रैम के तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे स्टैटिक रैम की। ये सबसे ज्यादा तेज होती है। इसको बार बार रिफ्रेश भी नहीं करना पड़ता। ठीक है दोस्तों, और इसकी ट्रांसफर रेट बहुत ज्यादा होती है, सबसे तेज होती है। ट्रांसफर रेट तो तेज होनी है जब सबसे तेज है तो, और बार बार इसको रिफ्रेश भी करने की जरूरत नहीं होती दोस्तों। इसको बार बार रिफ्रेश करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। तो हमने तीनों रैम के बारे में जाना, डायनामिक रैम, सिंक्रोनस रैम, स्टैटिक रैम। जल्दी जल्दी रिफ्रेश करना होता है, सीपीयू की घड़ी के साथ रिफ्रेश होती है, इसको बहुत कम रिफ्रेश करना होता है। ये सबसे धीमी होती है, ये उससे तेज होती है, ये इससे भी तेज होती है। डायनामिक रैम को डी रैम के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हमारी रोम के बारे में। ठीक है दोस्तों, वैसे मैं आपको पूरा बिल्कुल सटीक तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी यदि कोई चीज बाई चांस गलती से छूट जाती है या कोई आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों की सहायता करने की दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रोम के बारे में। रोम की फुल फॉर्म
रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी दोस्तों, कहने का मतलब रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी। जब आप रैम पढ़ चुके हैं तो रोम आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि ये मुख्य रूप से कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है और इसको हम अपने हिसाब से ना तो इसमें डाटा डाल सकते हैं, ना इसके अंदर से डाटा ले सकते हैं और ना इसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि जब कंप्यूटर को बनाया जाता है तो कंप्यूटर को बनाते वक्त ही उसके अंदर पूरा डाटा इसका इंस्टॉल कर दिया जाता है। जब इसके अंदर पहले से ही डाटा इंस्टॉल कर दिया जाता है तो ना तो उसको बना सकते हैं ना उसको मिटा सकते हैं। स्विच ऑफ होने के बाद, यानी कि जब कंप्यूटर को हम शट डाउन कर देते हैं या कुछ भी कर देते हैं तो भी इसके अंदर का डाटा मिटता नहीं है दोस्तों। कहने का मतलब एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। क्या है दोस्तों? ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि स्थायी मेमोरी जिसे हम कह सकते हैं। आप लोग इनको याद रखने की कोशिश करें। रीड ओनली मेमोरी ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि स्थायी मेमोरी है। इसके अंदर का डाटा कभी नहीं मिटता। जब कंप्यूटर को बनाया जाता है उस समय ही इसके अंदर पहले से ही प्रीलोडेड डाटा डाल दिया जाता है। इसको हम ना तो मिटा सकते हैं या कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि हम आगे पढ़ेंगे कि रोम के किस प्रकार डाटा को मिटा सकते हैं। कुछ आगे इनमें चीजें आई हैं जिनके द्वारा हम रोम के डाटा को मिटा भी सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये तो बात हुई किसके बारे में? रोम के बारे में। जिस तरीके से रैम के हमने 3 पार्ट पढ़े उस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं रोम के भी 3 पार्ट होते हैं दोस्तों। कितने पार्ट होते हैं रोम के? रोम के भी 3 पार्ट होते हैं दोस्तों। इनमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो होती है एक पी रोम। रोम के भी 3 पार्ट होते हैं दोस्तों। एक तो होती है आपकी पी रोम, ठीक है दोस्तों। एक होती है आपकी ईपी रोम और एक होती है आप दोस्तों ई पी रोम। यहां रोम का मतलब तीनों में ही रीड ओनली मेमोरी है, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। रोम का मतलब क्या है दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी। किसका मतलब? रोम का मतलब किसके अंदर? तीनों के अंदर ही रोम का क्या मतलब है? रीड ओनली मेमोरी है दोस्तों। तीनों के अंदर ही रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी है। अब सबसे पहले देख लेते हैं हम रोम के बारे में दोस्तों, पी रोम के बारे में। पी रोम का मतलब है प्रोग्रामेबल रैम। क्या है दोस्तों? पी का मतलब यहां प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहने का मतलब जो आपकी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, इसके अंदर हम केवल प्रोग्राम को पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लेकिन इसके डाटा को कभी भी मिटा नहीं सकते। इसके डाटा को कभी भी इरेज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसका नाम ही क्या है दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का मुख्य कारण यही है कि इसके अंदर पड़े हुए डाटा को हम कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। हाँ, इसके अंदर पड़े हुए डाटा को हम रीड कर सकते हैं। ये किसकी खासियत हो गई दोस्तों? ये हो गई आपकी पी रोम की। इसके बाद आ जाती है दोस्तों ईपी रोम। क्या हो गई दोस्तों? ईपी रोम। इसका मतलब है इरेजेबल। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है दोस्तों, डाटा मिटाया नहीं जा सकता किसी भी प्रकार का, केवल रीड किया जा सकता है। इनको इस तरीके से समझे आप। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसके अंदर हम प्रोग्राम को पढ़ भी सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं दोस्तों। क्या कर सकते हैं? केवल इरेज कर सकते हैं। इसको हम डाटा को पढ़ तो सकते ही हैं साथ में, और इसको रीड भी कर सकते हैं और मिटा भी सकते हैं दोस्तों। वो कैसे कर सकते हैं? पराबैंगनी किरणों के द्वारा। एक बात का आप ध्यान रखें, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ईपी रोम की क्या खासियत है? तो इसकी खासियत है पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट रे हम जिसे कहते हैं पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरणों के द्वारा इसके डाटा को इरेज किया जा सकता है, इसके प्रोग्राम को इरेज किया जा सकता है जो इसके प्रोग्राम अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। एक बात का आप ध्यान रखें, किसके अंदर? ईपी रोम के अंदर पराबैंगनी किरणों के माध्यम से डाटा को या प्रोग्राम को इरेज किया जा सकता है दोस्तों, और रीड तो हम साथ में कर ही सकते हैं। आपकी सबसे लास्ट में आ जाती है ईईपी रोम। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकली। ये आपको मैं हिंदी में लिख के दिखा रहा हूं, हालांकि इंग्लिश वर्ड है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल।
इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर किसी प्रकार के डाटा को इरेज नहीं किया जा सकता। इसमें परावैगनी किरणों के माध्यम से डाटा को मिटाया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। और इसके अंदर इलेक्ट्रिकली यानी कि इलेक्ट्रिकल के माध्यम से, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल यानी कि विद्युत आवेश के माध्यम से डाटा को मिटाया जा सकता है और डाटा को रीड भी किया जा सकता है दोस्तों। किसके अंदर? EEPROM के अंदर। तो यह जो हमने रोम पढ़ी दोस्तों, आशा करता हूं मेमोरी की प्राइमरी मेमोरी आपको काफी अच्छे से समझ में आई होगी। आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी यानी कि द्वितीयक मेमोरी के बारे में। और द्वितीयक मेमोरी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क किस तरीके से वर्क करती है, डीवीडी, सीडी ड्राइव, फ्लॉपी, आप लोगों की मैग्नेटिक डिस्क हो गई, चुंबकीय टैप हो गई। तो जितनी भी सारी जानकारी आप लोगों को जरूरत है, आवश्यकता है, उतनी जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और आज हमने रोम के बारे में जाना, रैम के पार्ट्स के बारे में जाना, रोम के पार्ट्स के बारे में जाना, किस तरीके से काम करती है इसके बारे में जाना। आशा करता हूं हमारी मेहनत आप लोगों तक काफी अच्छे से पहुंच रही होगी और आप लोगों को हमारे वीडियोज पसंद भी आ रहे होंगे दोस्तों। अगर ऐसा है तो आप कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे जो आपको लाल कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और यदि आपको प्रोग्राम पसंद नहीं आ रहा, कहने का मतलब आपको जो हमारे वीडियोज पसंद नहीं आ रहे, उनमें किसी प्रकार की कोई कमी नजर आ रही है तो कृपया कमेंट करके जरूर बता के जाएं। चाहे चैनल को सब्सक्राइब करें चाहे ना करें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम हमारी मेहनत लगातार रूप से ऐसे ही जारी रखेंगे और अपने आप में सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। इसलिए मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा, बस आप लोग अपना सहयोग और हम लोगों के साथ बनाए रखें। और आपको सहयोग सिर्फ एक ही तरीके से करना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाएं दोस्तों। तो गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।